नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। तो बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जमशेदपुर की खबर की, जहां पर कुत्ते के विवाद में एक शख्स ने अपने पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। जी हां, ये बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पर कुत्ते के विवाद में दंपति पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें पुरुष की मौत हो गई जबकि महिला घायल बताई जा रही है। पत्नी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामला दरअसल टेल्को थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी उस वक्त गुस्से में आ गया जब सोमा रामपूर्ति नामक पड़ोसी ने उसके कुत्ते को गाली दे दी थी। गुस्से में उसने सोमापूर्ति पर हमला कर दिया। आशीष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। आशीष, जानना चाहूंगी यहाँ पर एक कुत्ते को लेकर ऐसा क्या विवाद हो गया कि इंसान की जान ले ली गई? जी सही कहा आपने। ये जमशेदपुर शहर में ये कल टेल्को थाना क्षेत्र के देर रात की घटना है, जहां बता दूं कि जो एक कुत्ते का मालिक था वो अपने कुत्ते को गलियों में घुमा रहा था। उसी वक्त जो है उसके पड़ोसी द्वारा उस कुत्ते को गाली गलौज किया गया, जिसके बाद जो है वो आक्रोश हो गया कुत्ते का मालिक द्वारा और उसके घर में चाकू लेकर उसके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने जैसे ही मौके पर पहुंचे तो वो जो आरोपी था वो चाकू लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद 100 को कब्जे में लेकर, हालांकि इसकी पत्नी की भी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। बता दूं कि पुलिस ने हालांकि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। जी विवाह। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से लोगों के अंदर सहनशीलता की कमी, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं और कुत्ते के विवाद की वजह से एक शख्स की जान चली जाती है और पत्नी इस वक्त गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाजरत। और बड़ी खबर मधुबनी से, जहां पर रफ्तार का कहर एक बार फिर से सामने आया है। ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई है। ट्रक ने इन दोनों के ऊपर जिस तरीके से रफ्तार की वजह से ये टक्कर होती है और 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बाइक पर सवार ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं। खजौली प्रखंड दफ्तर के पास यह हादसा हुआ। बाइक पर सवार ये दोनों युवक थे, जिस दौरान ये ट्रक की चपेट में आए और इन दोनों की मौत हो गई है। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मधुबनी से जुड़ के। अमित, क्या ये माना जाए कि इस ट्रक ड्राइवर ने भी एक बार फिर से रफ्तार की वजह से 2 लोगों की जान ले ली? क्या ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी संभव हो पाई है? ये अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसमें ये था घटना देर रात की है। बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़के राजनगर खजौली के बगल में पड़ता है, वहाँ कोई समारोह में भोज खाने के बाद ये दोनों देर रात बाइक से लौट रहे थे। बाइक की भी रफ्तार वहाँ जो लोग हैं बता रहे हैं काफी थी और वो मोड़ है वहाँ पे जो एसएफटी का ट्रक बाहर निकल रहा था, वो मेन रोड पे आ रहा था। इसी दौरान जो बाइक सवार आए वो ट्रक की चपेट में आ गए। तो अभी ऐसे गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो जो ड्राइवर था वो फरार हो गया था मौके से और रात में उसके बाद पुलिस दोनों सबों को यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल भेज दी है और जांच चल रही है मामले की। और दोनों जो मृतक हैं वो जयनगर के जुलीपट्टी के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। तो मधुबनी में ट्रक से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर सवार थे ये दोनों युवक। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। खबर वैशाली से, वैशाली के लालगंज से खबर है, जहां पर रेफरल अस्पताल में डॉक्टर के साथ पिटाई का मामला सामने आया। तो डॉक्टर के साथ पिटाई का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये मामला सामने आया वैशाली के लालगंज से। ड्यूटी पर तैनात आयुष चिकित्सक डॉक्टर जयराम की उपद्रवियों ने जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि हादसे में शिकार मरीज के साथ कुछ उपद्रवी तत्व भी अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की तस्वीर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि उपद्रवी तत्वों ने किस तरह से डॉक्टरों के साथ मारपीट की और हंगामा किया और उसके बाद घायल मरीज को अपने साथ लेकर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही लालगंज की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले कि सभी आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने मामले की तहकीकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरीय पदाधिकारी से शिकायत करने की बात कही है।
जो दवा वगैरह भी दिलवा दिया था हमें, ठीक है। उसके बाद जो है उसके घर से 4-5 लड़के आए, वो कहने लगे कि अगर मेरा भाई को कुछ हो जाएगा, अब चलिए वहाँ देखिए मेरा भाई को अगर कुछ हो जाएगा तो अब मैं ले गया हमको। फिर गेट के एंट्री पास में कोरोना का एक पेशेंट देख रहा था, उसका जांच करवा रहा था, पुर्जा ले गया। और ये हॉस्पिटल के गेट के एंट्री करते ही, मतलब मेन दरवाजा के इमरजेंसी के एंट्री करते ही हमको 3-4 लड़के हाथ लाते मुक्के के जो है मारने लगे। उसके बाद मैं मारते मारते हम वहाँ से बाहर भागे, तो फिर डंडा, गार्ड का डंडा छीन के मारते मारते गार्ड का डंडा भी तोड़ दिया। फिर उसके बाद हम चाहे कि निकल जाए, लोग जो है नशा में हैं और भी कुछ कर सकते हैं हमारे साथ। नशा किए हुए थे। हाँ, नशा किए हुए था सब लोग। यहाँ से तब तक प्लानिंग से आया था, नाम जो लिखा है वो केवल अपना नाम लिखा है, बाबूजी का भी नाम नहीं लिखा है, जबकि नियमतः बाबूजी का नाम लिखाना है, मोबाइल नंबर लिखा नहीं कुछ किया। इसको बिना मतलब के उस वहाँ से खींच के, सेट से खींच के अब बुरी तरह मारा। गार्ड के पास डंडा था, वो भी छीन लिया, डंडा टूट गया है और इसको मैंने बहुत चोट आई है ब्रेन में। मारपीट की सूचना जैसे ही मिली, मैंने अपनी गाड़ी को, गश्ती गाड़ी को, फोर्स को वहाँ भेजा है। एक लड़के का नाम ले रहे हैं, हालांकि यहाँ जो है उसका पिताजी का नाम नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन जो भी रिकॉर्ड से नाम वाम आया है तो हम लोग तुरंत। अगली खबर मधुबनी से, जहां पर बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, खजौली विधानसभा सीट जहां से बीजेपी के विधायक आते हैं, इन्हें जान से मारने की धमकी फोन पर दी गई। और देखिए ये पूरा वाकया कैसे सामने आता है। फोन पर पहले इलाज को लेकर के कॉल किया जाता है। ये नंबर जो ट्रेस किया गया है वो चंडीगढ़ का बताया जा रहा है। देर शाम उनके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आता है। ट्रू कॉलर में जो नाम दिखाया जा रहा था वो प्रदीप राय मिस्त्री का था। जब फोन उठाया गया तो मां के इलाज के बाद के साथ शुरुआत होती है बातचीत की, लेकिन ये तब्दील हो जाती है रंगदारी में। जैसे ही समझाने बुझाने के बाद विधायक अरुण शंकर प्रसाद फोन को काटते हैं, दोबारा इस नंबर से कॉल उनके नंबर पर, और उसके बाद जान से मारने की धमकी तक दे दी जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब मामला FIR दर्ज किया गया है और फोन चंडीगढ़ से बताया जा रहा है जो आया। फोन करने वाला शख्स बासोपट्टी थाना के बीरपुर गांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करने में जुट गई है। तो विवाह, हमने बिहार की खबरों की बात कर ली, अब बात झारखंड के खबरों की भी कर लेते हैं। झारखंड से एक अच्छी खबर है। जी हाँ, खबर के असर की हम बात कर रहे हैं। गुमला में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल गुमला के 9 मजदूर जो थे वो तमिलनाडु में फंसे हुए थे, उन्हें मुक्त करवा लिया गया है और उसके बाद इन मजदूरों ने राहत की सांस ली है। उनके जो परिजन हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें, तमिलनाडु में बंधक बने गुमला के खोड़ी पत्रा टोली के 9 मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है। ये सभी मजदूर नामाकल जिला पुलिस के संरक्षण में फिलहाल हैं और सभी को आज बस में चढ़ाकर गुमला भेजा जा रहा है। कल तक सभी मजदूर अपने गांव पहुंच जाएंगे। ठेकेदार के चंगुल से मुक्त होने के बाद सभी मजदूर बेहद खुश हैं और डर के साए से निकल आए हैं। वहीं जिस ठेकेदार ने मजदूरों को बंधक बनाया था वो पुलिस के पहुंचने के बाद से फरार बताया जा रहा है। इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं सभी मजदूरों को गुमला से तमिलनाडु भेजने वाले दलाल मिथुन यादव की भी पुलिस तलाश कर रही है। उसने सभी मजदूरों को तमिलनाडु से आई बस में बिठाकर तमिलनाडु भेजा था और वहां इन सभी मजदूरों को बंधक बना लिया गया था। तो राहत की बात यही कि अब इन सभी 9 मजदूरों को मुक्त करवा लिया गया है और अब उन्हें वहां बस में बिठाकर उनके घर भेजने का पूरा इंतजाम भी कर दिया गया है। और जिस ठेकेदार ने बंधक बनाया था वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस बहुत ही सरगर्मी से उन लोग उसकी तलाश कर रही है। साथ ही जो दलाल था जो लेकर गया था तमिलनाडु इन लोगों को, उसकी भी तलाश की जा रही है। और बिल्कुल सिरांडा, अब इसके साथ हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं बिहार और देखिए वहां पर कैसे एक महिला जो है वो न्याय की गुहार लगा रही है और वो पीड़ित है खुद अपने परिवार के लोगों की प्रताड़ना की वजह से। ये महिला लगातार ये कह रही है कि पति का किसी के साथ अवैध संबंध और जिस बाबत परिवार और ससुराल वाले जो हैं उसके पति का सहयोग कर रहे हैं, उससे घर से बाहर निकाल दिया गया और इसीलिए अब ये दर दर की ठोकरें खा रही है। महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने उससे दहेज की मांग की, नहीं दिए जाने पर घर से उसे बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित महिला अपने मायके झारखंड के चतरा से शुक्रवार शाम को ही लौटी
और तब उसे घर अंदर घुसने से मना कर दिया जाता है। फिलहाल महिला ने बिहार डीजीपी, आईजी, एसएसपी और डीएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दी है और न्याय की गुहार लगा रही है। और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा पदभार ग्रहण कर चुके हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। आपको एक दिन में इतना जांच हो गया होगा, ये बात लगता है आपको? अब तो जांच ही हो रहा है ना, अब तो रिकॉर्ड आ जाएगा, अब सब जगह जांच की बात हो गई है, अब तो जांच आ ही जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में लोग मोबाइल नंबर देने में घबराते थे, उनको लगता था कि जो स्टिग्मा हो जाता है, लोगों को लगेगा कि मैं कोविड टेस्ट करा के आया हूँ। अब तो जांच में वो बात आ जाएगी, लेकिन जांच तो हुई है ना, इतने बड़े स्केल पे जांच हुई, तभी तो आप चेन ब्रेक किए, तभी तो ये स्प्रेड नहीं किया। अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा जांच हुई है, जांच भी हुई है और रिकवरी रेट हो, डेथ रेट हो, उसको आप तो सामने में वो कुछ छुपा सकता है क्या? तो रिकॉर्ड की बात है। तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं, पहले ये कह रहे हैं कि ये कैसे मुख्यमंत्री है कि इनको अपने मंत्रियों के बारे में नहीं मालूम है कि कितना या क्या है। अब उनका जवाब मैं क्या दूं? पूरा कोविड के टाइम में देश में कौन सा ऐसा विपक्ष का नेता था, मुझे बता दीजिए। आप लोग भी एक बार चेक कीजिए ना, देश में ऐसा कौन लीडर ऑफ अपोजिशन है जो पूरा कोविड के टाइम में अपना स्टेट छोड़ के चला गया? आज दे रहे हैं ना बाइट। जब बिहार की जनता, हम लोगों के लाइफ टाइम में क्राइसिस नहीं हो सकता, जब क्राइसिस में अपने जनता को छोड़ के चले गए, सिर्फ आए, ट्विटर पे ट्वीट किया, 2 बाइट दिया, वापस। तो टोटल पॉलिटिक्स। सर एक और सवाल, डिजिटल मीडिया की बात आप कर रहे थे, लेकिन आपके विभाग में अभी डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार है उनका ना विभाग की तरफ से आई कार्ड बनता है, ना ही उनको रिकॉग्नाइज किया। आने वाले समय में क्या प्रयास करें कि डिजिटल मीडिया को? डिजिटल मीडिया एक इफेक्टिव मीडिया है, समय के साथ बदलाव हुआ है और फास्ट कम्युनिकेशन का एक सुबह अखबार पढ़ता है, लेकिन एक कम्युनिकेशन का तरीका है, उसको से यूज हो, उसमें जो भी हम तो आज ही अभी ज्वाइन किया, फिर हम लोग इस पर जल्द। सर क्योंकि डिजिटल मीडिया को कोई स्तर पर यहाँ पे आपके विभाग में आई एग्रीडेशन कार्ड जो कहा जाता है कि आप अगर सीनियर जर्नलिस्ट रहे। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर ये कि संजय झा, जिन्होंने जल संसाधन मंत्री भी, सूचना जनसंपर्क मंत्रालय, 2 पदभार के साथ अब उन्होंने जब अपने दायित्व को संभाल लिया है, तो उन्होंने कहा कि मीडिया की भूमिका सराहनीय है, सरकार के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाने में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान, और इस वक्त में डिजिटल मीडिया जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हुई सरकार के कामों के मद्देनजर भी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 30 सितंबर को गायब हुए एक शख्स राम बाबू को लेकर पुलिस ने ये कहा है कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई थी। दरअसल अगवा करने की बाद हत्या की बात सामने आ रही थी और इस मामले में पटना पुलिस ने कहा है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी नवनीत के अलावा बेतिया शहर के कालीबाग निवासी गोलू कुमार और रुपेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है और इस पिस्टल को भी जब्त कर लिया है जिससे राम बाबू को गोली मारी गई थी। अपहरण कर लूटपाट और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। जब नवनीत कुमार से पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि पहले नवनीत कुमार अपने साथियों के साथ बहुत समय से योजना बना रहे थे। 8 जनवरी से ये योजना बना रहे थे, चूँकि फाइनेंशियल क्रंच था इनको, तो इन्होंने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि जो मृतक हैं उनके फादर के पास कुछ पेंशन की इनकम आई थी, उस इनकम को ये लोग फिरौती के रूप में मांगने का प्लान बना रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे। और अब वो घटना जिसने बिहार को शर्मिंदा कर दिया, शर्मसार कर दिया, हाथरस जैसी ही एक घटना जो बिहार के पूर्वी चंपारण में हुई। हालांकि पहले दुष्कर्म और उसके बाद हत्या करने के बाद फॉरेंसिक टीम जो है इस वक्त अपनी जांच में रफ्तार लाती हुई, मुजफ्फरपुर की फॉरेंसिक टीम ने पहले जांच किया और उसके बाद अब पटना फॉरेंसिक टीम ने भी तमाम सबूतों को इकट्ठा किया और राख से अब सबूत और सच को बाहर लाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। पटना की टीम ने पीड़ित परिवार के निवास स्थान कुंडवा, चैनपुर थाना और शव जलाने वाले स्थान से सबूत को इकट्ठा किया है। हड्डियों को बरामद किया गया है,
जलाने में जिस स्थान पर जिन सामानों का इस्तेमाल किया गया उन्हें अपने साथ इकट्ठा किया गया है और टीम अपने साथ इसे लेकर गई है। पुलिस की मिलीभगत से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जिसमें कार्रवाई की गई। थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया। नाबालिग के शव को जलाने के इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की जांच इस वक्त रफ्तार के साथ बढ़ती हुई। 50 पैकेट मिला है। साक्ष्य इकट्ठा हो गए सर? हाँ, साक्ष्य लगभग इकट्ठा कर अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते जी। जिस तरह से ये घटना हुआ और लगभग 15 दिनों के बाद FIR होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें प्रशासन की संलिप्तता। और बड़ी खबर बेतिया से है। यहां पर बाघ का कहर देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि एक बाघ ने खेत की रखवाली कर रहे एक दंपति पर हमला कर दिया और उन दोनों की जान ले ली। बाघ के हमले में एक शख्स घायल भी हो गया है। ये घटना गौनाहा के सूरजपुर परसौनी गांव की है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले भी बाघ ने एक महिला को मार डाला था। बाघ के इस आतंक से इलाके के लोग डरे हुए हैं। पति पत्नी की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 12 फरवरी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जब पति पत्नी की जान एक बाघ ने ले ली जब वो खेत की रखवाली कर रहे थे। और 10 फरवरी को भी ठीक इसी तरह की घटना सामने आई थी, जब एक महिला को अपना शिकार इस बाघ ने बनाया था। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और चलिए अब आपको झारखंड की राजधानी रांची लिए चलते हैं। उस राजधानी में जहां पर खादगड़ा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड जो है, वहां से तमाम राज्यों के लिए गाड़ियां निकलती हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी में तमाम अधिकारियों की तैनाती के साथ साथ तीसरी आंख की भूमिका बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यहां पर 36 कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन काम सिर्फ 12 कैमरों के जरिए ही हो रहा है। तमाम इन खराब CCTV कैमरों को लेकर नगर आयुक्त को जानकारी भी है, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुरक्षा के मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको लेकर जो संजीदगी होनी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आती। और यही वजह है कि बस अड्डे पर आपराधिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। कब तक तब्दीली होगी इन हालातों में, सवाल का जवाब सामने नहीं है। और कैमरों को दुरुस्त कब तक किया जाएगा, बताने वाला कोई नहीं। ये करीबन 12 CCTV मेरा खराब है। जी हाँ, 34 में से 12 CCTV खराब है। मेन इसका खराब होने का प्रॉब्लम है कि वायर जो है, केबल जो है वो पुराना हो चुका है, सड़ चुका है, जिसके कारण CCTV काम नहीं कर रहा है। जो साहब को मेरा लेटर दिया गया है, प्रोसेस में है। उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर में सारा CCTV ठीक हो जाएगा। कल जैसे सूचना प्राप्त हुई है कि साथ CCTV का काम चालू है। कोविड की वजह से जो है लंबे समय से जो है बसों का मूवमेंट जो है सामान्य परिचालन उसका नहीं हो रहा था। केवल कोविड के पैसेंजर्स को कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग इधर उधर अलग अलग राज्यों से आ रहे थे उनको ही हम लोग केवल मूवमेंट करा रहे थे। निश्चित तौर से जो है CCTV का जो रखरखाव है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है। उसको हम लोग के संज्ञान में है, उसको 24 घंटे के भीतर दुरुस्त करा। और चलिए अब आपको एक अनोखे शो के बारे में बताते चले। जी हां, न्यूज़ 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस, जिसमें आज शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप मिलेंगे नंबरों के 3 जादूगरों से। तीन चेहरे जो कैलकुलेटर को हरा देते हैं। तीन चेहरे जो नंबरों से खेलते हैं, नंबरों में जीते हैं। तीनों जादूगर जब बायजूस यंग जीनियस में एक साथ आए तो मानो दिमाग, याददाश्त, हुनर का तूफान आ गया। आइए, बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, 7,96,212 7,96,212 7,96,212 दूनी 39,81,000 60 लाख। रुक जा भाई, रुक जा, पहले जरा चेक कर लूं। ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है।
चिराग मेरे गांव का चिराग है। ये है 15 साल का यंग जीनियस चिराग राठी। यूपी के सहारनपुर के गांव में गरीब परिवार का चिराग अपने शहर का ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का चिराग बन रहा है। उसने बचपन से ही मैथ से दोस्ती कर ली। नतीजा 100 करोड़ तक के पहाड़े उसे याद हैं। 20 करोड़ तक कितने भी नंबरों का जोड़, घटा और मल्टीप्लाई वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 3 सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। ये सब बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओलंपियाड में भाग नहीं ले सका। चिराग को आज के दौर की शकुंतला देवी कहा जा रहा है। मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा। तो फिर मैंने 300 की जगह 500 तक कर लिए। और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने 500 से 1000, धीरे धीरे 5000, फिर 10,000, फिर लाखों में, और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। ये है 11 साल का यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी। जयादित्य मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है। उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य बाइनरी नंबरों को याद करने में माहिर है। मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट्स याद कर सकता हूँ। 0000000। कितने भी नंबर उसे एक बार दिखाइए और वो बाद में हूबहू उसी पैटर्न में उन्हें बता देगा। 29 सितंबर 2017। फ्राइडे। How do you know that? How is that possible? जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है, लेकिन लोग उसे आज के दौर का आर्यभट्ट कहते हैं। वाओ, फैबुलस, तुम गले मिलो मेरे भाई। ये लो, फुल ग्रीन। ये है 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली। मुंबई की सिर्फ 10 साल की ये लड़की मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स का अवार्ड जीता। I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. I'm an international champion in square roots. अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। That's amazing. Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's Cube skills. I'm just wowed. अब थोड़ा फन हो गया। आ रहे हैं ये यंग जीनियस नेटवर्क 18 पर एक अनोखे शो में, बायजूस यंग जीनियस में। तो सचमुच प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती और इसीलिए इन बच्चों की उम्र भले ही छोटी हो लेकिन कारनामे इनके बड़े हैं। देखना ना भूलें आज शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।